नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन चैनल माई अब गुरु में। रोज की भांति मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हूं आपका नया मॉडल सेट लेकर 6, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी श्रृंखला चलाई गई है। जो कि आपके एग्ज़ाम से पहले 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एससी पैट का, उससे पहले 14 अक्टूबर तक हमारे 20 दिन 20 मॉडल पेपर चलेंगे। उसी कड़ी में हम अपने अगले मॉडल पेपर को लेकर आपके समक्ष हाजिर हैं। आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर 6 ये आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम जो पीईटी का हुआ था पिछला प्रीवियस ईयर पर आधारित है, जिसमें कि जो पहला फर्स्ट शिफ्ट में आपका 24 अगस्त को हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के सभी जीके के क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं और आपको इसका ज्ञान होगा कि कैसे पीईटी में एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए थे। उसी के हिसाब से आप देख सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है और हमारे मॉडल पेपर किस तरह कारगर हैं। आप ये मान के चलिए कि जितने भी मॉडल पेपर से प्रश्न आ रहे हैं, हमारे जितने भी 20 मॉडल पेपर होंगे, ये मान लो कि पूरा पीईटी का एग्ज़ाम पेपर जितना जीएस का होगा वो इसी से ही छपेगा। इसलिए आप 20 दिन 20 मॉडल पेपर देखना ना भूलें और साथ ही साथ इन मॉडल पेपर को अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अच्छे स्कोर के लिए मदद मिल सके अपने पीईटी एग्ज़ाम में, क्योंकि अच्छा स्कोर ही आपको एक नौकरी दिला सकता है। क्योंकि आपने अगर इन 20 दिन में मेहनत कर ली तो ये मान लो कि पूरे साल में जो आने वाली वैकेंसीज़ हैं तो उनमें आप अप्लाई कर सकेंगे। अगर इसी में आपका अच्छा स्कोर नहीं हुआ तो फिर मन मार के बैठे रहेंगे, फिर इतनी तकलीफ़ होती है जैसे किसी भी वैकेंसी कोई भी आए और उसमें आप अप्लाई ना कर पाएँ। पहले तो हम जाते थे कि अप्लाई कर देते थे, लेकिन अब सरकार ने ये पीईटी एग्ज़ाम कर दिया है तो अब इसमें अगर आपके अच्छे नंबर नहीं होंगे और कट ऑफ में अगर आप नहीं आए तो फिर आप वैकेंसी में फार्म भी नहीं अप्लाई कर सकेंगे, तो फिर नौकरी कैसे लगेगी। तो इसलिए इस पीईटी के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बहुत ज़रूरी है और अच्छा स्कोर आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिला सकती है, वो हैं आपके 20 दिन 20 मॉडल पेपर, जो कि हमारे चैनल माई अब गुरु पर करवाए जा रहे हैं। और ये श्रृंखला इतनी बेहतरीन है कि इसमें आपके संपूर्ण जीके को कवर किया गया है और संपूर्ण जीके के साथ ही करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, जितना भी जीके का सिलेबस है उससे सभी से समाहित करके आपके प्रश्न बनाए गए हैं। इसलिए इतना अच्छा सेशन है, ये सभी आप जरूर अटेंड करें और अंत तक जरूर देखें अंत में, क्योंकि आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन थे वो पुराने करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं और नए करंट अफेयर के जो आपके एग्जाम में आगे पूछे जा सकते हैं वो करंट अफेयर के क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। क्योंकि पुराने करंट अफेयर से कोई मतलब नहीं है, इतनी पुरानी करंट अफेयर नहीं आती आपके एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में आने वाली करंट है जो भी करंट आएगी वो आपको पिछले एग्ज़ाम से पिछले 6 महीने तक की करंट देखनी है। तो 6 महीने तक में ही जो जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर के बन सकते हैं वो मैंने आपके इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को देखिए जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 24 अगस्त 2021 का। इसी कड़ी में चलते हैं हम, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। एक बात और, जो मेरी वीडियो ये हो रही है 50 क्वेश्चन की लगातार श्रृंखला, इसमें कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप समय ज़्यादा लेते हैं, 1 घंटे से ऊपर भी वीडियो निकल जाती है। तो मैं उन छात्रों को बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा निकल रही है तो आप अदर भी चैनल पे देखें। तो मैंने बहुत से चैनल पे देखा है कि वो 20 क्वेश्चन कराते हैं, 1 घंटा का पूरा समय लेते हैं, और मैं यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और 50 ही क्वेश्चन आपके तैयार नहीं हो रहे हैं। मैं हर एक ऑप्शन की इतने अच्छे से व्याख्या कर रहा हूँ कि आपके 4 ऑप्शन होते हैं एक में, तो आपको 50 नहीं 150 से 200 क्वेश्चन तो आपके हर मॉडल पेपर में तैयार हो रहे हैं। तो आप ये समय मत देखें हमारे मॉडल पेपर में कि आपका 1 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, और इतने कम समय में आपको इतने 150 से 200 क्वेश्चन कोई नहीं तैयार कराएगा, ये मेरी गारंटी है। और क्वेश्चन भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं, जो कि हर प्रश्न आपके पेपर में छपेगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि पूरा पेपर आपका जीके और जीएस सीए सभी का यहीं से आएगा। इसलिए आप समय बिल्कुल भी ना देखें, आपका जितना भी समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग करें और अच्छे से आप अपनी तैयारी करते रहें, रिवाइज करते चलें। और एक बात और कि कल से हम आपको, यानी कि 30 सितंबर से हम आपको एक नई श्रृंखला भी देंगे जो कि स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की होगी। जितनी भी स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट है और जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपकी इंडेक्स हो गई, सैन्य अभ्यास हो गए, पुरस्कार हो गए, तो ये सारी की सारी आपको संस्था से
सीरियल वाइज मिलती रहेंगी। और 15 तारीख तक जो अंतिम अब 15 दिन बचे हैं उसमें आपकी संपूर्ण करंट अफेयर समाहित होगी और संपूर्ण स्टैटिक जीके, जितनी भी स्टैटिक जीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि क्योंकि स्टैटिक जीके एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो वहीं से आते हैं। तो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की एक अलग से सीरीज चलेगी, लेकिन ये जो मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है रात 8 बजे, ये भी कंटिन्यू चलती रहेगी। इसीलिए आप इसको भी देखें और दिन में आपको समय निकाल के उनको भी देखना है, जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की सीरीज चलेगी। और आपकी जो मैथ की सीरीज चल रही है, मैथ की प्रैक्टिस सेट 20 में 20 नंबर का अनमोल सर के द्वारा जो लिया जा रहा है, वो भी आपका समय पर ही मिलेगा जितनी समय पर उनका चलता है। तो ये दोनों पेपर तो कहीं नहीं गए, लेकिन अलग से आपको ऐड किया गया है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का। तो आप जितनी भी स्टैटिक जीके में कराऊंगा यहाँ से आपके 15 दिन में, वो आपकी इतनी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके होगी कि आपका पूरा पेपर वहीं से फंसेगा। स्टैटिक जीके प्लस ये मॉडल पेपर, तो आपका पूरा पेपर तो यहीं से फंसेगा। इसलिए आप कहीं भी अदर चैनल पे भटकने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपने अभी तक बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब मैं नहीं चाहता कि आपके पास जो 20 दिन बचे हैं इनमें आपका समय बर्बाद हो, और आप जितना भी समय इन 20 दिनों में जितनी भी मेहनत करेंगे उतना आपके पीईटी एग्ज़ाम में ज़्यादा अच्छा स्कोर होगा। इसलिए बने रहें हमारे चैनल पर और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जिससे भी आगे भी वीडियो जितनी आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा पहला प्रश्न होगा। आपका ज़्यादा समय ले लिया जो कुछ 2-4 मिनट, लेकिन आपकी काम की बातें थीं, इसलिए समय इम्पोर्टेंट है और ये बातें भी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपको अच्छा स्कोर करने में मदद मिल सके। इसलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। तो हमारा पहला प्रश्न है यूको, जो कि पीईटी एग्ज़ाम के जो पहला पेपर हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चंस उसी प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। इसलिए आपको ये प्रश्न मेरा कराने का मतलब सिर्फ ये है कि आपको ये मालूम हो सके कि हमारा पेपर कैसा आया था, आगे हमें 15 दिन में कैसी पढ़ाई करनी है, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या नहीं है, किससे हमें निगलेक्ट करना है, किससे हमें पढ़ना है। इन 15 दिनों में ये मान लो कि आपको ये करना है कि कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है और हमें क्या पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम में आने लायक है। इसलिए चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर, जो कि पिछली साल के पेपर में पूछा गया था। हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुसार सही क्रम क्या है। तो आपके पेपर में इतने सरल भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये देखो कालानुक्रम दिया है आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा है, जैसे जो रटने वाला क्वेश्चन होता है वो नहीं पूछा है। एग्जामिनर भी चाहता है आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको इन सभी का काल पता होगा तभी तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकेंगे, नहीं तो फिर तुक्का लगा के चले आएंगे, तो तुक्के से काम नहीं चलेगा। आप तो इसमें दिया गया है तो आपको सही क्रम में दर्शाना है कि सही क्रम से मतलब ये है कि इसमें सबसे पहले कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था और अंत में कौन आया था। तो शेर शाह सूरी की बात करें तो इसका काल क्या है, 1540 से 45 ईस्वी इसका काल हो गया। अकबर की बात करें तो अकबर का काल कितना है, 1556 से 1605 ईस्वी। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसका काल क्या है, 1290 से, अलाउद्दीन खिलजी का काल है 1290 से 1316 ईस्वी तक। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश का काल है 1210 से 1236 तक। ये भी आपको याद रखना है, तो आपको इस क्रम में लगा देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन आएगा, इल्तुतमिश, क्योंकि ये 1210 से स्टार्ट है तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, इल्तुतमिश। तो सबसे पहले 4 किसमें है, 4 ऑप्शन ये आपको देखना है, इससे भी बहुत मदद मिलती है। तो आपकी ये दोनों तो कट गए, ये दोनों तो हो नहीं सकते, अब इन दोनों में से हो सकता है। तो 4 सबसे पहले इसमें है और इसमें है। 4 के बाद नंबर किसका आएगा,
अलाउद्दीन खिलजी का, क्योंकि ये 1290 से है, तो 3 देखना है आपको। 3 किस में है? 3 इसमें है, तो ये कट गया क्योंकि इसमें पहले 1 है, तो यही आंसर आपका हो गया। इसमें ये क्वेश्चन आपके आसान भी होते हैं और काफ़ी कठिन भी होते हैं। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपके लिए कठिन है, लेकिन अगर आपने एक भी मिला लिया और उन चारों ऑप्शन में एक ना मिलता हुआ, कॉमन हुआ, तो फिर आपको ये आंसर लगाने में आसानी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, क्योंकि अलाउद्दीन के बाद कौन आएगा? शेरशाह सूरी, उसके बाद आएगा अकबर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो शिवाजी के समकालीन संत बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका तुकाराम, बी ऑप्शन है चैतन्य, सी ऑप्शन है नामदेव, डी ऑप्शन है शंकराचार्य। तो शिवाजी के समकालीन संत जो थे वो थे संत तुकाराम, याद रखना है आपको। शिवाजी के समकालीन संत थे संत तुकाराम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बताने हैं आपको। गवर्नर जनरल के बारे में बता दूं तो यहाँ क्या पूछा है? गवर्नर जनरल। अगर यहाँ पर पूछता कि बंगाल के प्रथम गवर्नर, केवल अगर गवर्नर पूछता तो हो जाते हमारे कौन? क्लाइव। क्लाइव गवर्नर पूछे तो क्लाइव, और गवर्नर जनरल पूछे तो गवर्नर जनरल। गवर्नर से गवर्नर जनरल कब बना? तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। बी ऑप्शन आपका सही है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। और यहीं पे अगर बात करें, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो ये बनाया था 1833 के चार्टर एक्ट से। 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल क्या हो गया था? भारत का गवर्नर जनरल, पूरे भारत का गवर्नर जनरल। ये भी याद रखना है, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चन 1833 के एक्ट से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता संबंधित है। ए ऑप्शन है आपका राजनीति, बी ऑप्शन है चिकित्सा, सी ऑप्शन है वास्तुकला, डी ऑप्शन है मैथमेटिक्स यानी गणित। चरक संहिता बताना है आपको। चरक की बात करें अगर, तो चरक कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी कवि थे, दरबारी चिकित्सक। कुषाण शासक कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। तो अगर चिकित्सक थे तो चरक संहिता इन्होंने ही लिखी, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? चिकित्सा से। चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ऐसे ही आपको कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। उस पूछेगा नहीं, अगर आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, अगर सही पूछ दिया तो आप तुरंत ये ऑप्शन लगा के आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वहाँ से आप सही जोड़ के आएंगे। तो इसमें बताना है आपको कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ए ऑप्शन है आपका 261 BC कलिंग युद्ध, बिल्कुल सही है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर युद्ध किया था। कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को युद्ध जीत लिया था। तो 261 ईसा पूर्व में ये किया था, ये बिल्कुल सही है। आगे आप बी ऑप्शन है आपका 78 AD, तो ये क्या है? शक संवत की शुरुआत, ये भी बिल्कुल सही है। शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 AD में ही। हमें क्या देखना है? गलत कौन सा नहीं है। दूसरा है 622 ईस्वी मुस्लिम युग की शुरुआत, बिल्कुल सही है। 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत हुई। हिजरी संवत की शुरुआत हुई। संवत
जिसे मोहम्मद साहब ने चालू किया था। मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना तक की यात्रा को हिजरी संवत कहते हैं। तभी से मुस्लिम युग की शुरुआत है, जो भी 622 ईस्वी में शुरू हुआ था। ये भी सही है। डी ऑप्शन है आपका 1709 एडी औरंगजेब की मृत्यु। ये गलत है। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो 1707 ईस्वी में हुई थी। डी ऑप्शन आपका यही सही होगा, क्योंकि ये गलत है तो यही सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई? ए ऑप्शन है आपका एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बी ऑप्शन है तिलक और लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन है तिलक और बिपिन चंद्र पाल, डी ऑप्शन है तिलक और अरविंद घोष। यहाँ घोष है, याद रखिए, थोड़ा कट गया है टाइपिंग एरर से। तो बताइए आप इसका आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट, तिलक, तिलक लाजपत राय, तिलक बिपिन चंद्र पाल और तिलक और अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, तिलक और एनी बेसेंट। 1916 में 1516 में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने। दूसरी बार 2 या 3 महीने बाद तिलक ने की। तिलक के यहाँ पे 2 अखबार और याद रखने, इनकी पत्रिकाएं थी। एक था केसरी, एक था मराठा। ये भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तिलक के, लोकमान्य तिलक के 2 पत्र थे। जो केसरी था आपका, केसरी ये गुजराती भाषा में था, गुजराती भाषा में, और मराठा जो था आपका ये अंग्रेजी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में। ये भी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिलक के जो पत्र थे वो कौन कौन सी भाषा में थे या फिर कौन से पत्र थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये तिलक से यहाँ आया तो यहाँ भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि ये देखो, ये भी पूछा गया था आपके UPSSC पैट में। ये इतना बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि आपसे क्वेश्चन की डीप नॉलेज चाहता है। अब सरल क्वेश्चन नहीं पूछता कि हाँ कि ऐसे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि राजा राम मोहन राय। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको इसमें मिलान करना है कि किसने क्या किया। तो बताना है आप सभी को कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपसे ए ऑप्शन में क्या है, ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने। तो ए का हो जाएगा 3। दूसरे स्थान पे क्या है, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। तो बी का हो जाएगा 1। तो आप यहां से देख लीजिए, ए का 3 किस में है? ए का 3 तीनों में है, बी में भी है, डी में भी है और सी में भी है। तो ए ऑप्शन तो आपका कट गया, ये नहीं हो सकता। अब दूसरा देख लीजिए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद ने। तो बी का क्या है? 1। तो बी का 1 देखिए किस में है? बी का 1 इसमें, एक सी में है और एक बी में है। तो ये ऑप्शन डी भी कट गया, क्योंकि इसमें बी का 2 है। अगले पर चलेंगे। अगला क्या है? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। तो सी का क्या हो गया? 2। तो सी का 2 किस में है? सी का 2 इसमें भी है और सी का 2 इसमें भी है। तो फिर हम चलते हैं चौथे पर। चौथा हमारा क्या है? सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने। तो डी का देखना है 5। डी का 5 किस में है? डी का 5 इसमें है, इसमें डी का 4 है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे याद करके रखिए कहीं, या तो फिर कहीं पे नोट कर लीजिए जिससे अच्छे तरीके से याद हो जाए। इसका सही आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जैसा कि मैं ये 3 बार बता चुका हूँ अपने इस प्रैक्टिस सेट में, जो भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं, ये मान लो कि मैंने प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में ये बताया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया। ये आपके पिछले पेपर में पूछा गया था और ये कब दिया इसको भी याद रखना है। ये कब दिया? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये आपको याद रखना है। जो कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त को। इसे अगस्त आंदोलन भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो करो या मरो का नारा किसने दिया? ये दिया महात्मा गांधी ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक चीज और याद रखना, अगर ये करो या मरो का नारा पूछा है तो एक नारा और पूछा जा सकता है, दिल्ली चलो का। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? वो भी आप सभी बताइए कमेंट बॉक्स में। दिल्ली चलो का नारा
ये दिया आपका सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिए, अगर करो या मरो का पूछ सकता है तो आपसे ये भी पूछ सकता है, सुभाष चंद्र बोस जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। एक नारा और है, एक है नारा भारत छोड़ो का नारा, एक भारत छोड़ो का नारा है, भारत छोड़ो का नारा। ये नारा किसने दिया आपको बताना है। ये नारा दिया है यूसुफ मेहर अली ने, मतलब ये नारा जो लिखा है वो यूसुफ मेहर अली ने लिखा है, यूसुफ मेहर अली ने ये नारा, इसके संकलनकर्ता भारत छोड़ो के कौन है, यूसुफ मेहर अली। ये सभी आप याद रखिए यहां से, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। मतलब यह है कि सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ये इस्तीफा क्यों दिया था, क्योंकि गांधी जी के कहने पर, गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस इसके कांग्रेस के अध्यक्ष ना बने, तो इससे निराश होकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया वो आपसे पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया, सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है जेबी कृपलानी। जो महात्मा गांधी जी थे वो सुभाष चंद्र बोस की जगह बनाना चाहते थे पट्टाभी सीतारमैया को, और जो जनता ने निर्विरोध निर्वाचित किया था वो सुभाष चंद्र बोस को किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने इससे इस्तीफा दे दिया। तो सुभाष चंद्र बोस के बाद जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन आपका सही है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ए ऑप्शन है आपका झेलम नदी, बी ऑप्शन है रावी नदी, सी ऑप्शन है चिनाब नदी, डी ऑप्शन है ब्यास नदी। बताना है आप सभी को सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है। तो ये है आपकी चिनाब नदी पर, सी ऑप्शन आपका सही है। चिनाब नदी पर दो परियोजनाएं और हैं, वो भी आपको याद रखनी है। एक परियोजना है चिनाब नदी पर, वो है सलाल जल हो गई, दूसरी है दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना ये भी आपको याद रखनी है, दुलहस्ती परियोजना। और दूसरी है बगलिहार परियोजना, बगलिहार परियोजना ये भी आपकी चिनाब नदी पर है। तो ये तीनों परियोजनाएं आपको याद रखनी है, सलाल जल विद्युत परियोजना, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार परियोजना, ये तीनों चिनाब नदी पर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक सेकेंड इसके बारे में और बता दूं कि झेलम नदी जो है, झेलम नदी पर भी एक परियोजना है, उसको भी याद रखनी है, जो है आपकी तुलबुल परियोजना। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है इसलिए मैं बता देता हूँ। तुलबुल परियोजना है वो झेलम नदी पर है। और रावी नदी की बात करें तो रावी नदी पर है रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर डैम, इसे ही थीन डैम भी कहते हैं, थीन डैम। नहीं तो आप ये कहें कि रंजीत सागर डैम सर आपने पढ़ाया था उसमें आ गया थीन डैम, अब मैं क्या करूं। तो इस रंजीत सागर डैम को ही थीन डैम कहते थे पहले, अब इसका नाम हो गया रंजीत सागर डैम। तो ये क्या है, रावी नदी पर है। और ब्यास नदी पर ब्यास परियोजना है, ये आपको तो अपने आप याद हो जाएगी कि ब्यास परियोजना जो है वो ब्यास नदी पर है, ब्यास परियोजना। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बसंत विश्व होता है, अब कब होता है बसंत विश्व, तो ये बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका 21 मार्च, बी ऑप्शन है 18 जून, सी ऑप्शन है 23 सितंबर और डी ऑप्शन है 22 दिसंबर। बताना है आप सभी को कि बसंत विश्व कब होता है। तो ये होता है आपका 21 मार्च को, ए ऑप्शन आपका सही है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है आपका जस्ता, बी ऑप्शन है इस्पात, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। ये एक बार मैं बता चुका हूं आपको, इसलिए आप भूलना नहीं है इससे। ये दोबारा ये मान लो कि ये आया है, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर पेपर है, इससे पहले भी मैं इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अपने जीके के प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूं, इसलिए आप सभी इसका सही आंसर दीजिए। खेतड़ी परियोजना ये हो गई तांबा के लिए, सी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान के मैंने बताया था इससे झुंझुनू जिला, याद होगा आपको झुंझुनू। अगर आपने सारे प्रैक्टिस सेट सही से किए हैं तो आपको जरूर याद होगा कि झुंझुनू जिले में ये खेतड़ी परियोजना स्थित है। तो ये किसके के लिए है? तांबे के उत्पादन के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ए ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है केरल। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बताना है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ से ये भी याद रखना है कि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए, गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, ये याद रखना है आपको। यहाँ से मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क। और मैं बात करूं केरल की तो केरल में है पेरियार, जो कि मैं पहले बता चुका हूं अगले वीडियो में, और इडुक्की दो आपके केरल में है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में है आपका सुंदरवन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? यहाँ हिमालयी नदी तंत्र से तात्पर्य ये है कि कौन सी नदियां ऐसी हैं जो हिमालय पर्वत से निकलती हैं। तो ए ऑप्शन है आपका, इसमें सही मिलान के लिए बताया गया है कि कौन सी नदियां हैं। तो एक में है कावेरी, बी में है गंगा, तीसरे में सी में आपका ब्रह्मपुत्र, चौथे में डी में है गोदावरी। तो फिर यहाँ पे आपके ए बी सी डी ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ए में दिया गया है 1 और 2, बी में दिया है 2 और 3, सी में दिया है 3 और 4, डी में दिया है 2 और 4। बताना है आप सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा, ये तो हिमालय से निकलती है तो सभी को पता होगा, और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3, क्योंकि जो कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत की नदी है, और ये गोदावरी है ये भी दक्षिण भारत की नदी है। तो 2 और 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का क्या अर्थ है ये बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बी ऑप्शन है आपका अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, सी ऑप्शन है आपका बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, डी ऑप्शन है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो सही आंसर बताना है आपको, इसका क्या होगा। तो बैंक दर क्या है? बैंक दर है आपका डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो देश का केंद्रीय बैंक है, इस समय केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई द्वारा जो आधिकारिक ब्याज दर होती है, आरबीआई जो अदर बैंकों को पैसा देता है, उस पैसे पर जो आरबीआई ब्याज लेता है उसे कहते हैं बैंक दर। क्योंकि आरबीआई हमारा केंद्रीय बैंक है और जो कि हमारे बैंकिंग तंत्र को ऑपरेट करता है, तो यहाँ आरबीआई द्वारा जो बैंक दर ली जाती है ब्याज दर, उसे बैंक दर कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि आरबीआई
नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। तो नगद कोषानुपात इसमें क्या है बताना है आप सभी को। तो ये हो जाएगा नगद कोषानुपात क्या है, CRR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो यदि RBI कैश रिजर्व रेशियो को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा। तो साख सृजन पर क्या असर होगा, साख सृजन बढ़ जाएगी, मुद्रा पर जो सृजन है वो बढ़ जाएगा। C ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। A ऑप्शन है आपका पूंजीवादी, B ऑप्शन है समाजवादी, C ऑप्शन है मिश्रित, D ऑप्शन है वैश्विक। तो आपको बताना है, आपको यहाँ से देखना है कि संसाधनों पर निजी अधिकार, निजी मतलब मेरा खुद का अधिकार। जैसे कोई भी धनवान व्यक्ति है तो वो अपनी एक निजी कंपनी खोल देता है, तो उस कंपनी से जितना भी प्रोडक्शन होता है वो अपने हिसाब से ही तो उसको रेट तय करता है। तो निजी अधिकार मतलब पूंजीवादी, क्योंकि जो पूंजीवादी लोग होंगे जिनके पास पैसा है वो अपनी कंपनी खोल लेंगे और अपने हिसाब से ही तो अपना उसका मूल्य डिसाइड करेंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन, याद रखना। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अंतर वो मतलब है, तो मिश्रित में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र होते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का योगदान है। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे अपने, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा अगले क्वेश्चन पे कि 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। मतलब इसमें पूछा गया है कि 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताइएगा। ए ऑप्शन है आपका RBI गवर्नर का, बी ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति का, सी ऑप्शन है वित्त मंत्री का, डी ऑप्शन है वित्त सचिव का। बताइए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा RBI के गवर्नर का। जितने भी नोट होते हैं सब पर RBI गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन अगर बात करें वित्त सचिव की, तो भारत में जो 1 रुपए का नोट होता है, 1 रुपए का नोट, उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वित्त सचिव के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फेमा, यहां से फुल फॉर्म से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सॉरी, इसके लिए ये साफ फोटो नहीं आई, वो कुछ करेक्शन की वजह से दिक्कत हो गई, तो आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इतनी भी खराब नहीं है जिस आपको दिखे ना, आपको पर्याप्त मात्रा में दिख रही होगी। तो इसका बताइए आंसर कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा की फुल फॉर्म पूछी गई है। ए ऑप्शन है आपका फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, बी ऑप्शन है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सी ऑप्शन है आपका फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, डी ऑप्शन है आपका फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, जो फेमा है, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका सही आंसर है। और ये किसके स्थान पर आया है, तो ये आया है इस फेरा के स्थान पर। फेरा क्या है, जो फेरा है ये सबसे पहले आया था 1973 में, 1973 में। तो फेरा की फुल फॉर्म क्या होती है, फेरा की जो फुल फॉर्म है उसकी भी पूछी जा सकती है। तो ये होगी फॉरेन एक्सचेंज, EXCHANG, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेशन
एक्ट जो कब आया था 1973 में, और सन 2000 में फेमा आया। फेमा कब आया? सन 2000 में। इसी फेरा की जगह रिप्लेस करके फेमा के रूप में परिवर्तित किया गया, जो कि जो हमारे कॉरपोरेट निकाय हैं उन सभी की शाखाओं और एजेंसियों पर लागू होता है जिनके नियंत्रण में मालिक एक भारतीय निवासी हो। जिस कंपनी का मालिक जो हो भारतीय निवासी हो, उनको मैनेजमेंट करने के लिए फेमा एक्ट लाया गया। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। दोनों आप याद रखिए, फेरा और फेमा। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के क्वेश्चन बताइए कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? ए ऑप्शन है आपका राज्य सूची, बी ऑप्शन है समवर्ती सूची, सी ऑप्शन है संघ सूची, डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। बताना है आप सभी को कि जन स्वास्थ्य और स्वच्छता किस में शामिल है। तो जन स्वास्थ्य और स्वच्छता बतानी है आपको। तब तक मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में 3 सूची हैं। एक तो राज्य सूची हो गई, दूसरी समवर्ती सूची हो गई, तीसरी संघ सूची हो गई। तो संघ सूची में सबसे ज़्यादा कितने विषय हैं? 100 विषय। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 विषय। समवर्ती सूची में कितने हैं? 52 विषय। ये भी आपको याद रखने हैं कि संघ राज्य सूची में कितने कितने विषय हैं। तो ये जन स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है वो आपका राज्य सूची का विषय है। और ये तीनों सूचियां किस में है? तो ये है अनुसूची 7 में। ये भी आपको याद रखना है, अनुसूची 7 में, अनुसूची 7 में। ये भी आपको याद रखना है यहां से। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? पंचायती राज व्यवस्था बतानी है आप सभी को। तो ए ऑप्शन है आपका मूल अधिकार, बी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन है नीति निदेशक तत्व, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, पंचायती राज व्यवस्था मौलिक अधिकार में तो है नहीं, ना ही मौलिक कर्तव्य में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी में पंचायती राज व्यवस्था है। और ये किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 40 में। आर्टिकल 40 में पंचायतों का गठन, पंचायतों का गठन। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये तो पूछा ही गया है। ये आर्टिकल 40 भी कई बार पूछा जा चुका है। तो आप ये याद रखिए कि पंचायतों का गठन किसमें है? आर्टिकल 40 में। किसके अंतर्गत है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 21A से, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 29 व 30 से, और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। बताना है आप सभी को शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से है? तो ये है आर्टिकल 21A से। ए ऑप्शन आपका सही है, ये याद रखिए। अगली मैं बात करूं यहीं में, तो ये आर्टिकल 19 जो है ये किसका अधिकार है? ये स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 29-30 क्या है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। संस्कृति का अधिकार, ये भी आपको याद रखना है। ये अल्पसंख्यकों के लिए है, अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? ए ऑप्शन है आपका जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, और डी ऑप्शन है बी एन राव। बताइएगा आप सभी। सॉरी। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा?
तो ये रखा है आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने। और एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। संविधान सभा में संविधान निर्माण का सर्वप्रथम औपचारिक मांग किसने की थी, बी एन राव ने। औपचारिक मांग, संविधान की औपचारिक मांग यानी कि लिखित जो मांग थी, लिखित या औपचारिक, वो सर्वप्रथम बी एन राव ने की थी। ये भी आपको याद रखना है, लिखित या औपचारिक मांग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। ए ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 21, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 24, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 29, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अल्पसंख्यकों के हित किसमें निहित हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन बताया, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 29। और एक आर्टिकल और है आर्टिकल 30, इसमें भी है अल्पसंख्यकों की शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार, इसी में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ठोस चालक में कौन धारावाहक होते हैं, तो बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका प्रोटॉन, बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है मुक्त इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताना है आप सभी को इसमें क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। किसी भी चालक में जो धारा बहती है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो किसी चालक में बाहरी कक्षा में उपस्थित होते हैं। जैसे ये हो गया नाविक, तो ये जो कक्षाएं बनी होती हैं इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, धारा बहने के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इसमें धारा बहती है। ये देख सकते हैं, आपकी जो पिछला प्रीवियस ईयर का पेपर था वो भी काफ़ी सरल नहीं था, इसमें 2-3 प्रश्न ही सरल थे। जैसे भी क्वेश्चन हम मॉडल पेपर में करा रहे हैं, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, यही आपके में पूछे गए हैं। इसलिए याद रखिए, अच्छे से रिवाइज करिए। अगर एक बार याद नहीं होता है तो वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, जिससे आपको याद हो जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। ए ऑप्शन है, यहाँ से आपको तकलीफ हो सकती है देखने में, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है। तो आपसे पूछा गया है, ए ऑप्शन है आपका एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, सी ऑप्शन है आपका एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, और डी ऑप्शन है आपका हवाई जहाज की गति। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, एक वर्ष में जो निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है उसे प्रकाश वर्ष द्वारा मापते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो आपके सिलेबस में दिया गया है, जो साइंस जनरल साइंस से पूछा गया है। ठीक, बताइएगा, इसमें दिया गया है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका कैल्शियम सल्फेट, बी ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, डी ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सोडियम क्लोराइड है इसे नमक भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी याद रखिए, NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे कहते हैं खाने का सोडा, खाने का सोडा। आगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है आपका CaOCl2। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से सूत्र भी पूछा जा सकता है क्योंकि आपके ऑप्शन में दिया है। आज नाम पूछा है पिछले पेपर में, तो अगले प्रश्न में पेपर में इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है अगले क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत क्या है। तो जो सोने का प्रतिशत पूछा गया 18 कैरेट में, सोना कितने का होता है आपका, 24 कैरेट का, 24 कैरेट का सोना होता है। तो 18 कैरेट में कितने % सोना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो कैरेट में सोना कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले करेंगे 18 गुणा 100 बटे 24। 24 क्या है आपका बेस है,
क्योंकि इसमें से ही तो निकालेंगे कितने परसेंट है। तो 18 गुणा 100/24। अब इसको काट देंगे 6 से, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 4 से काट देंगे 100 को 25 बार, 25 चौके 100। तो इसका गुणा कर देंगे 25 तिया 75। तो 18 कैरेट में कितना सोना हो गया? 75%। बी ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संतरे में बहुतायत में होता है। संतरे में आपसे कौन सा विटामिन होता है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है आपका विटामिन सी, बी ऑप्शन है विटामिन ए, सी ऑप्शन है विटामिन बी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई। ये इनमें से कोई नहीं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि विटामिन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे और रसीले फल, उनमें ज़्यादातर मात्रा में विटामिन सी ही पाया जाता है। और विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और बाकी के विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन की एक सेपरेट वीडियो आपको एक टॉपिक वाइज जिसमें सारे क्वेश्चंस आपके समाहित होंगे, विटामिन से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, उसके लिए एक वीडियो बना के दे देंगे आपके पेपर से पहले। तो आप वो वही वीडियो देख के चले जाएंगे तो भी आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? बोल्ड का फुल फॉर्म लिखा है यहाँ पे, बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। तो ये बांस के ऊपर चलाई गई परियोजना है जिससे बांस की खेती को बढ़ावा मिले। तो ये किस राज्य में चलाई गई ये बताना है आपको। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये योजना से भी क्वेश्चन है, परियोजना से तो अब की बार भी आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने इसे लिया है। तो ये चलाई गई है आपकी, पहले बताना है आप सभी को। ए ऑप्शन है आपका राजस्थान, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है बिहार, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो आप सभी पहले इसका आंसर देने का कोशिश किया करें, क्योंकि आंसर आप चाहे गलत ही दें, क्योंकि जब गलत देंगे मैं आपको सही बताऊंगा तो आपको जब सही आंसर पता चलेगा तो आप उसमें जब करेक्शन करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको जल्दी याद होता है। आप जिसका आंसर देंगे ही नहीं तो उसमें आपको सीखने को ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश किया करें कि आंसर देने की चाहे गलत ही दें। आज गलत दे रहे हैं, कल सही भी देंगे, ये भी तो होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम गलत ही देते रहें। अरे हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं और इतनी मेहनत आप करें, हम दोनों मिलके जब मेहनत करेंगे तभी तो हमारा स्कोर अच्छा होगा। इसलिए पढ़ाई करते रहें अच्छे से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। जो बोल्ड परियोजना है ये राजस्थान में चलाई गई थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? सीधा सा क्वेश्चन है आपसे, यहां पूछा गया है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो बताना है आप सभी को क्या होगा। ए ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है गोवा, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल सुपेस पोर्टल भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर ये चलाया गया है। तो इसका आंसर करना है आपको। ए ऑप्शन है आपका दिल्ली उच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है गुजरात उच्च न्यायालय, सी ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। जो सुपेस पोर्टल है आपका वो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? ए ऑप्शन है आपका 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 2। बताना है आप सभी को कितने राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। सभी लोग आंसर करिएगा कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 राज्य। ए ऑप्शन आपका सही है। ये 5 राज्य हैं कौन कौन से? तो ये 5 राज्य हैं आपके उत्तराखंड, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका बिहार, चौथा है आपका पश्चिम बंगाल और 5वां है आपका सिक्किम।
सिक्किम। ये आपको याद रखना है, ये पांचों राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश दिया रखा है, तो एक सेपरेट स्टैटिक जीके की वीडियो लेंगे जिसमें जितने भी भारत के पड़ोसी राज्य हैं सभी से क्वेश्चन बनेंगे, वो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, वो आप देख लेना एग्जाम से पहले। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको देश और राजधानी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी से ये पूछा गया था पिछले पेपर में आपके कि कोस्टा रिका की राजधानी क्या है। ए ऑप्शन है आपका बीजिंग, बी ऑप्शन है सांजोस, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है ढाका। जिसमें कि ऑप्शन काफ़ी सरल दिए गए हैं। बीजिंग आपको सबको पता ही है कि ये चीन की राजधानी है, चीन की। दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है, ये भी आपको पता है। ढाका भी आपको पता है, ये बांग्लादेश की राजधानी है। तो कोस्टा रिका की राजधानी क्या हो जाएगी? सांजोस। ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है। ए ऑप्शन है आपका तमिल, बी ऑप्शन है मलयालम, सी ऑप्शन है ग्रेट अंडमानी और डी ऑप्शन है सिंगला। सिंगला या इसे सिंगली भी कहते हैं, इसे सिंगली भी कहते हैं, सिंगली, ये भी याद रखिएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा पूछी गई है, तो ये हो जाएगी आपकी मलयालम। लक्षद्वीप के साथ साथ ये केरल की भी आधिकारिक भाषा है, केरल की। अगर इस सिंगली की बात करें तो ये श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है, श्रीलंका और सिंगापुर, सिंगापुर में भी सिंगली बोली जाती है, श्रीलंका में भी बोली जाती है, और सिंगापुर में और श्रीलंका में एक भाषा और बोली जाती है, वो है आपकी तमिल। तमिल भाषा भी इन दोनों देशों में बोली जाती है, और ये हमारे तमिलनाडु राज्य की है, तमिलनाडु राज्य की। राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए आप मैनेज कीजिएगा, राइटिंग पर मत जाइएगा। आप ये देखिए कि हमें कितना अच्छा मैटर मिल रहा है, इसलिए आप समझें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये 2 बार टाइप हो गया क्या? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। ये देखिए, मैं आपको पहले ही प्रैक्टिस सेट में करवा चुका हूँ ये सारे क्वेश्चंस, और ये आज मैंने प्रैक्टिस सेट पिछला देखा, अभी तक मैंने नहीं देखा था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उस समय के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगी? 552, जो कि जो पिछला पैठ हुआ था उसके बाद एक संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 2 एंग्लो इंडियन जो आंग्ल भारतीय नियुक्त होते थे वो अब संविधान से हटा दिए गए हैं। तो अब अगर आज के मैटर के हिसाब से देखो तो आज के हिसाब से लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? 550। अगर ये पिछले के हिसाब से देखो, पिछले के हिसाब से, तो पिछले पेपर में इसे सही किया गया था 552 को, अब सही किया जाएगा 550 को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आज के हिसाब से चलेंगे क्योंकि पिछला पेपर तो हो चुका है, आप पिछले के हिसाब से तो पूछा नहीं जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा जो पूछा गया है आपका, इसमें पूछा गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है आपका 14 सितंबर, बी ऑप्शन है 1 अक्टूबर, सी ऑप्शन है 2 नवंबर, डी ऑप्शन है 3 अक्टूबर। बताइएगा आप सभी की हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को। ए ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क क्या है? सार्क ये जो एक संगठन है, ये संगठन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ये सार्क की फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना आपको याद रखनी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ पर स्थापना हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, जो कि बांग्लादेश की अभी राजधानी है।
लेकिन अगर इसका मुख्यालय पूछे तो इसका जो मुख्यालय है वो इस समय कहाँ है? काठमांडू में। काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है। काठमांडू नेपाल में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए याद रखिए दोनों, स्थापना और इसके मुख्यालय से। अगर आपसे ये पूछे कि इसकी स्थापना किस जगह पर हुई थी तो ढाका हो जाएगा, और इसका मुख्यालय कहाँ है तो ये हो जाएगा काठमांडू में। तो याद रखिएगा। तो इसके सदस्य, इसमें ये पूछा गया इसके सदस्य नहीं है, तो इसका सदस्य नहीं है म्यांमार। बाकी नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इसके सदस्य हैं, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो बताना है आप सभी को कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहां पर स्थित हैं। ए ऑप्शन है आपका बेंगलुरु, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है औरंगाबाद, डी ऑप्शन है लखनऊ। तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सरल भी है काफ़ी, आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, औरंगाबाद। ये कहाँ पर है? ये है आपका महाराष्ट्र में। तो अजंता एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? ए ऑप्शन है आपका पृथ्वी, बी ऑप्शन है चंद्रमा, सी ऑप्शन है मंगल, डी ऑप्शन है बुध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बुध। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का क्रम क्या है? तो सबसे पहले आता है बुध ग्रह, बुध। उसके बाद आता है शुक्र ग्रह, शुक्र। उसके बाद आती है अपनी पृथ्वी, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी। इसके बाद आता है मंगल, मंगल। ये आपको शुरुआत के 4 ग्रह याद रखने हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आंतरिक ग्रह भी कहे जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि सूर्य के अनुसार, सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर सबसे दूर ग्रह पूछे तो वो हो जाएगा आपका वरुण ग्रह। सबसे दूर ग्रह पूछे तो वो हो जाएगा आपका वरुण ग्रह। और अगर सबसे बड़ा ग्रह पूछे, सबसे बड़ा ग्रह, तो वो हो जाएगा आपका बृहस्पति, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह पूछे तो वो हो जाएगा बुध, और सबसे नज़दीक भी बुध है। और सबसे दूर ग्रह पूछे, सबसे दूर, यहाँ लिखना है सबसे दूर ग्रह है तो वो वरुण है, और सबसे बड़ा ग्रह है तो वो बृहस्पति ग्रह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? कल ही मैंने बताया है, कल के पेपर में याद होगा आप सभी को, अगर आपने पेपर सही से देखा है तो पहले एशियाई भी बताया था मैंने, पहले भारतीय भी बताया था। और इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था? इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, जो कि साहित्य का नोबेल था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है आपका सी वी रमन, बी ऑप्शन है राजीव गांधी, सी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, डी ऑप्शन है मदर टेरेसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर। कल मैंने बताया था, सही से कल वाली वीडियो देखें जिन्होंने नहीं देखी है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 10 शीर्ष भुगतान वाले एथलीटों की सूची में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो ये अभी करंट अफेयर से लिया गया क्वेश्चन है, जो कि पिछले करंट अफेयर के क्वेश्चन मैंने हटा दिए हैं, जो अभी क्वेश्चन के लिए हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनसे लिया गया है। तो ये फोर्ब्स द्वारा जारी की गई दुनिया के जो टॉप 10 शीर्ष खिलाड़ी हैं, जो सबसे ज़्यादा पैसे लेते हैं खेलने के लिए, उसमें पहले स्थान पर कौन है वो बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका रोजर फेडरर, बी ऑप्शन है आपका लियोन मेसी, सी ऑप्शन है आपका कोनोर मैकग्रमोर, डी ऑप्शन है आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सही आंसर बताना है आपको। तब तक मैं बताता हूं, जो रोजर फेडरर हैं ये टेनिस से संबंधित हैं, टेनिस से संबंधित हैं। अभी हाल ही में इन्होंने संन्यास की भी घोषणा की है, जो कि संन्यास ले लिया है, संन्यास भी ले लिया इन्हें रोजर फेडरर ने। इन्होंने अपने करियर में कुल 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते।
ये भी आप याद रखना, क्योंकि आपके अभी सितंबर माह में ही इन्होंने संन्यास लिया है, तो आपको कम से कम मिनिमम करंट सितंबर माह तक की पढ़नी है, 30 सितंबर तक की। उसके बाद की करंट आपको नहीं पढ़नी है, क्योंकि जो आयोग है उससे पेपर छापने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, क्योंकि आपके पास 30 सितंबर के बाद भी 15 दिन है आयोग के पास पेपर छापने के। तो पेपर क्या 3-4 दिन में छप जाएंगे, उनके पास इतनी पावर होती है, मतलब इतनी मशीनें कारखाने लगे होते हैं कि जो किसी को भी ठेका देके 3-4 दिन में पेपर सारे छपवा लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। शीर्ष स्थान पर लियोन मेसी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मई 2022 में किस राज्य ने चारा बिजाई परियोजना की शुरुआत की? ए ऑप्शन है आपका राजस्थान, बी ऑप्शन है आपका हरियाणा, सी ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश। बताना है आप सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। जो चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है वो हरियाणा ने की है। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, यहाँ से पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जून 2022 में परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहाँ पर कमीशन किया गया, मतलब कहाँ पर स्थापित किया गया, वो आपको बताना है। जो परम अनंत सुपर कंप्यूटर है, ए ऑप्शन है आपका गांधीनगर, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है बनारस, डी ऑप्शन है जयपुर। बताना है आप सभी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर। जो परम अनंत सुपर कंप्यूटर है वो गांधीनगर में कमीशन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मूल के प्रसिद्ध लेखक सलमान रुश्दी को किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया? तो पुरस्कार और लेखक से भी आपका क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनते हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने करंट अफेयर का अभी का लिया है। तो बताना है आपको। ए ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है जापान, डी ऑप्शन है कनाडा। बताना है आप सभी को इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। जो हमारे भारतीय मूल के लेखक हैं सलमान रुश्दी, इन्हें ब्रिटेन के एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो इतने क्वेश्चन जो सारे थे, इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन छोड़ दें तो ये आपके प्रीवियस ईयर में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो काफ़ी अच्छा पेपर था, इतना सरल भी नहीं था, ज़्यादा कठिन भी नहीं था। अगर अच्छे से आपने सारे हमारे 20 के 20 प्रैक्टिस सेट कर लिए तो ये मान लो कि आपके 40 से 45 नंबर बन जाएंगे वहाँ UP-SSC पैट एग्जाम में। जो कि जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसके बेस पे ही करा रहा हूँ। तो आज का स्कोर आपका कैसा रहा, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, वो सब कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ये सब बताएं कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही, और आगे की वीडियो भी आपको ऐसे ही कंटिन्यू मिलती रहेंगी, क्योंकि आपका ये 20 दिन 20 चैप्टर वाला तो डेली रूटीन में चलेगा 8 बजे जो आपको वीडियो मिलती है। इसके अलावा भी मैं आपके लिए कुछ अलग प्लान किया है, जो आपकी स्टैटिक जीके और करंट अफेयर की श्रृंखला होगी, जिससे आपकी जो भी 6 महीने की पिछली करंट अफेयर है वो सभी हमारे 15 दिन में सॉल्व हो जाए, और जो भी स्टैटिक जीके बची है वो भी हम आपके 15 दिन में संपूर्ण करा देंगे, और ये प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा। तो आप धैर्य रखें और अच्छे से एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहें। जितनी मेहनत हम करते हैं आपके लिए, उतनी मेहनत आपको करनी है, क्योंकि आपके लिए ये 15 दिन ऐसे हैं कि इन 15 दिनों में अगर आपने मेहनत कर ली तो आगे आने वाली साल में जो भी पीईटी के थ्रू वैकेंसी आएंगी, जितनी भी रिक्तियां होंगी, उनमें आप अच्छे स्कोर के साथ अप्लाई कर सकेंगे। अगर आपने ये 15 दिन छोड़ दिए, आपने कुछ ना पढ़ा या ऐसे ही किया, हाँ पे पीईटी तो हो जाएगा, इतना भी आसान भी नहीं आता है, तो आपको अगले साल सारी भर्तियों में पछताना पड़ेगा। हो सकता है कि भर्तियां अच्छी भी आ सकती हैं, क्योंकि लेखपाल की भी भर्ती आएगी, जो कि सरकार ने विज्ञप्ति छोड़ दी है। 4000 की जो अभी प्रमोशन हुआ है उससे बचे हुए हैं। बीडीओ की भी भर्ती आएगी, और UP-SSC आयोग से और भी बहुत सारी भर्तियां आती रहती हैं। तो ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं, अब मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ अगले दिन। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।